और अब बात क्या अमेरिकी हथियार मुनाफा और जंग के लिए है? दुनिया भर में ट्रंप की आक्रामकता यूं ही नहीं है। उनकी आक्रामकता की एक वजह है विस्तारवाद, तो दूसरी वजह है हथियारों का बाजार, जिसमें अमेरिका की बात चाहत है। क्योंकि दुनिया में जैसे जैसे जंग के माहौल बन रहे हैं, वैसे वैसे अमेरिकी कंपनियों के हथियार खूब बिक रहे हैं और अमेरिका को जमकर मुनाफा हो रहा है। और इसलिए जरूरी है, क्योंकि अमेरिका इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश है। उसके मुल्क पर उसकी जीडीपी से भी ज्यादा कर्ज है। रूस और यूक्रेन में जंग। इराक में युद्ध। ग्रीनलैंड पर आक्रामकता। ईरान पर तनातनी। वेनेजुएला पर एक्शन। ये दुनिया में जंग के तमाम मोर्चे हैं। हालात अलग हैं, देश अलग हैं, लेकिन दो चीजें एक जैसी हैं। पहली जंग के बाद होने वाली तबाही और दूसरी अमेरिका की मौजूदगी। विश्व में आज तक होने वाली जंग में कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में अमेरिका जरूर शामिल रहता है, फिर चाहे मध्यस्थ की भूमिका हो या सीधे पक्षकार हो। हालांकि इन दोनों के अलावा अमेरिका का एक और रूप भी है, वो है हथियारों के सौदागर का। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का सौदागर है। ट्रंप की आक्रामकता से अमेरिका को कुछ और फायदा हो या ना हो, लेकिन हथियार बनाने वाली कंपनियों को जरूर फायदा हो रहा है। जंग में जहां एक ओर तबाही फैलती है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन, बोइंग और रेथॉन जैसी कंपनियां हथियार बेचकर मोटा मुनाफा कमाती हैं। मासूम लोगों की जान लेने वाले हथियार अरबों के बिकते हैं।
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 से 2023 तक पूरी दुनिया में जितने भी हथियार बेचे गए उनमें 42% हथियार सिर्फ अमेरिका ने ही बेचे। अमेरिका के पास दुनिया के सबसे एडवांस रक्षा तकनीक है। लॉकहीड मार्टिन, बोइंग और रेथॉन जैसी कंपनियां हथियार बनाने वाली कंपनियों में टॉप पोजीशन रखती हैं। अमेरिकी कंपनियां जंग के मैदान और जंग की तैयारी के लिए दूसरे देशों के हथियार की जरूरत पूरी करती हैं। उधर अमेरिका की विदेश नीति और सैन्य गठबंधन की वजह से उनका फायदा भी होता है। यही वजह है कि कई देश हथियार खरीदने के मामले में अमेरिका को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। अमेरिकी हथियारों की खरीद पूरी दुनिया में है। इनमें सऊदी अरब, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया शामिल हैं। अमेरिका की कंपनी किन किन हथियारों के निर्माण में महारत रखती है, आइए आपको बताते हैं। लॉकहीड मार्टिन F-35 फाइटर जेट्स का निर्माण करती है। कंपनी के हाइमार्स रॉकेट सिस्टम की भी मांग बढ़ रही है। रेथॉन का पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम कई देशों की पहली पसंद रहा है। नॉर्थरॉप ग्रुपमैन स्टील्थ बॉम्बर और निगरानी ड्रोन के निर्माण में कामयाब रहा है। फरवरी 2022 से शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध से भले ही यूरोप में दहशत हो, रूस और यूक्रेन की धरती धधक रही हो, लेकिन शेयर मार्केट में अमेरिकी कंपनियों के स्टॉक में लंबी उड़ान देखी गई है। अमेरिका ने यूक्रेन को अरबों डॉलर के हथियार दिए और अब अमेरिकी सेना अपने पुराने स्टॉक को आधुनिक हथियारों से बदल रही है, जिसका सीधा ठेका इन कंपनियों को मिल रहा है। इजराइल हमास संघर्ष, लाल सागर में बढ़ते तनाव से डिफेंस सिस्टम की मांग और बढ़ रही है। इजराइल का आयरन डोम और एरो सिस्टम अमेरिकी तकनीक और फंडिंग पर निर्भर है। सऊदी अरब और UAE जैसे देश अपनी सुरक्षा के लिए हर साल अरबों डॉलर के अमेरिकी थॉड और पैट्रियट सिस्टम खरीदते हैं। साफ है कि जंग कहीं भी हो, तबाही कहीं भी फैले, आग कहीं भी बरसे, मुनाफा अमेरिकी कंपनियों की जेब में ही जाता है। और शायद यही वजह है कि ट्रंप वेनेजुएला से लेकर क्यूबा, मैक्सिको
ग्रीनलैंड और ईरान समेत पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ाते रहते हैं ताकि दुनिया दहशत में रहे और स्टॉक मार्केट में अमेरिकी कंपनियों के शेयर दहाड़ते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बात गाजा में सीजफायर की करें तो ये सीजफायर है या फायर है, यही दुनिया को अभी तक समझ नहीं आ रहा। एक तरफ पीस बोर्ड बनाने की प्लानिंग, शांति समझौते की बातें, डिप्लोमेसी के दावे, और दूसरी तरफ गाजा में खुलेआम बमबारी, गोलियों की बौछार, लाशों की कतार। सवाल यह है कि अगर यही सीजफायर है तो फिर फायर क्या होता है? अगर यही शांति है तो फिर अशांति क्या होती है? एक रिपोर्ट देखते हैं। गाजा एक बार फिर गोलियों की आवाज से कांप उठा। इजरायली सेना की ताबड़तोड़ फायरिंग में कम से कम 11 फिलिस्तीनी की मौत हो गई। मरने वालों में 13 साल के 2 बच्चे, 3 पत्रकार और 1 महिला शामिल हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये उस सच्चाई की तस्वीर है जो शांति के दावों को खून में डुबो रही है, यानी संघर्ष विराम के बाद सबसे बड़ी कार्रवाई। अक्टूबर में हमास और इजराइल के बीच संघर्ष विराम लागू हुआ था। उसके बाद गाजा में ये इजरायली सेना की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। और ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका इस समझौते को आगे बढ़ाने और इसके दूसरे सबसे मुश्किल चरण को लागू करने की कोशिश कर रहा है। यानी एक तरफ बातचीत की मेज, दूसरी तरफ गोलियों की लाइन। एक कैंप अधिकारी के मुताबिक मारे गए लोगों में 3 फिलिस्तीनी पत्रकार भी शामिल थे। ये पत्रकार गाजा के बीच में एक विस्थापन कैंप के पास शूटिंग कर रहे थे। कैमरा हाथ में था, हथियार नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें गोलियों से चुप करा दिया गया। सवाल उठता है, क्या यहाँ सिर्फ लोग नहीं, सच भी निशाने पर है? इजरायली सेना का कहना है कि उन्होंने कुछ संदिग्धों को देखा जो एक ड्रोन चला रहे थे और वो ड्रोन उनके सैनिकों के लिए खतरा था। लेकिन सवाल यह है, अगर खतरा था तो मारे गए बच्चे, महिला और पत्रकार किस लिस्ट में थे? अब जरा गाजा से दक्षिण लेबनान की तरफ चलिए। यहाँ भी सीजफायर के दावे हैं, लेकिन आसमान में ड्रोन मंडरा रहे हैं। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में ड्रोन हमले किए, निशाने पर थे हिजबुल्लाह के ठिकाने। आईडीएफ का कहना है कि इन हमलों में सीरिया सीमा से जुड़े 4 क्रॉसिंग पॉइंट्स तबाह किए गए। इजराइल के मुताबिक इनका इस्तेमाल हथियार तस्करी के लिए हो रहा था। हमलों से पहले आईडीएफ ने कन्नारित,
कफूर, यानोह और सिदोन के आसपास के इलाकों में नागरिकों को इलाका खाली करने की चेतावनी भी दी थी। इन हमलों में हिजबुल्लाह के 2 अहम लड़ाके मारे गए। पहला अबू अली सलामेह यानोह गांव में हिजबुल्लाह का लाइजन ऑफिसर था। आईडीएफ के मुताबिक सलामेह ने दिसंबर 2025 में लेबनानी सेना के एक हथियार डिपो को नष्ट होने से रोका था। उसने हिजबुल्लाह को हथियार हटाने में मदद की, फर्जी दस्तावेज बनवाए और साइट को खाली दिखाने का नाटक भी किया। उस पर नागरिक इलाकों में हिजबुल्लाह का ढांचा खड़ा करने का आरोप भी है। दूसरा, मोहम्मद अवात शेख सिदोन के पास जहरानी इलाके में मारा गया। इजराइल के मुताबिक अवात शेख हिजबुल्लाह का प्रमुख हथियार तस्कर था। इराक, सीरिया और खाड़ी देशों से हथियारों की तस्करी का मैनेजमेंट वही करता था। अब सवाल उठता है कि सीज फायर के बाद भी हमले क्यों? ये सारे हमले उस सीज फायर के बाद हो रहे हैं जो नवंबर 2024 में अमेरिकी मध्यस्थता से हुआ था। उसके बाद इजराइल ने दक्षिणी लेबनान से ज्यादातर सैनिक हटा लिए थे, लेकिन 5 रणनीतिक बॉर्डर पोस्ट अब भी कब्जे में रखे। आईडीएफ का दावा है कि तब से अब तक 400 से ज्यादा हिजबुल्लाह लड़ाके मारे गए, सैकड़ों ठिकानों पर हमले किए गए। तो सवाल सीधा है, अगर सीज फायर है तो ये हमला क्या है? अगर शांति समझौता है तो ड्रोन, बम और गोलियां क्यों? क्या गाजा का सीज फायर सिर्फ कागज पर लिखा गया है? क्या लेबनान में शांति सिर्फ बयानबाजी है? इजराइल कहता है ये भविष्य के खतरे को आज ही खत्म कर देना है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि ये नीति सीज फायर को खोखला कर रही है, क्योंकि जब एक पक्ष लगातार हमला करता है तो दूसरा पक्ष चुप नहीं रहता। गाजा, लेबनान, सीरिया और अब रेड सी तक तनाव है। अगर ये सिलसिला यूं ही चला तो मिडल ईस्ट एक बार फिर ऑल आउट वार के मुहाने पर होगा और इसकी कीमत हमेशा की तरह आम लोग चुकाएंगे। एक तरफ अमेरिका और दुनिया शांति समझौते आगे बढ़ाने की बात कर रही है, दूसरी तरफ जमीनी सच्चाई ये है कि गोलियां चल रही है। आज सवाल इजराइल से है, सवाल हमास और हिजबुल्लाह से है और सवाल दुनिया से भी है। क्या सीज फायर सिर्फ दिखावा बन चुका है और क्या मिडल ईस्ट को एक और बड़ी जंग की ओर धकेला जा रहा है? गाजा में खून बह रहा है, लेबनान में ड्रोन गरज रहे हैं और शांति बस बयान बनकर रह गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मिडिल ईस्ट एक बार फिर से युद्ध की दहलीज पर है। शांति की हर कोशिश के बीच बारूद की गंध और धमाकों की गूंज पूरे क्षेत्र को अपने चपेट में लेती जा रही है। लेबनान में इजराइल की ताजा स्ट्राइक इस बात के साफ संकेत हैं कि हालात बेहद नाजुक मोड़ पर हैं और एक सैन्य कार्रवाई नहीं है बल्कि एक बड़े और भयानक संघर्ष की आड़ है। लेबनान में जब शांति की उम्मीदें जगी थी तभी एक बार फिर आसमान से आग बरसी। इजराइल की वायुसेना ने लेबनान के कई इलाकों पर लगातार हमले किए, जिससे पूरे देश में डर और अनिश्चितता का माहौल फैल गया।
रात करीब 1 बजे दक्षिणी लेबनान के सिडोन शहर में इजरायली मिसाइलों ने एक व्यापारिक इलाके को टारगेट बनाया। हालांकि राहत की बात ये रही कि जिस इमारत पर हमला हुआ वो उस वक्त खाली थी, लेकिन धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरा इलाका दहल उठा। खिड़कियां टूट गईं, सड़कों पर मलबा फैल गया और लोग नींद से जागकर अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकल आए। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसा लगा जैसे जंग सीधे उनके दरवाजे तक पहुंच गई।